अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माणों के पावन युग में। शील बिना आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं है। शील बिना आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माणों के पावन युग में। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माणों के पावन युग में। वनबंधु परिषद यानी फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, यह संस्था वनवासियों को शिक्षित कर उनकी क्षमता को जगाना, यह लक्ष्य सामने रखती हुई आगे बढ़ रही है। सभी श्रोतागण को सच में सुनकर आश्चर्य होगा कि अभी तक वनवासी बच्चों के लिए 1 लाख एकल विद्यालयों की संख्या पूरी कर एकल अभियान ने ग्राम साक्षरता एवं जागरण के माध्यम से देशोत्थान के प्रति एक विशाल जन आंदोलन का स्वरूप लिया है। एकल के सभी कार्यकर्ताओं को नमन है, अभिनंदन है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने 3 दिन केयर एंड शेयर पार्ट 2 का अत्यंत महत्वपूर्ण वेबिनार का आयोजन किया है। वेस्ट जोन महिला समिति प्रस्तुत इस वेलनेस प्रोग्राम में पुनश्च जूम सभागार में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ते हैं। दीप प्रतीक है संगठन का, संगठन जो हमें दिखाई देता है एकल की इकाई में। दीप द्योतक है सहयोग का, जो दिखाई देती है कार्यकर्ताओं की सेवा में। दीप ज्वलंत उदाहरण है आभा का, विभा का, प्रभा का, जो दिखाई देती है इस संस्कार कार्य से। तो आइए हमारी उज्जवल परंपरा के अनुसार 3 बार ओंकार का उच्चारण एवं दीप प्रज्वलन करते हैं।
हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष, आपकी शुभेच्छाएं एवं आशीर्वचन पाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय गीता जी, वास्तव में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि आपका विशाल कार्य ही अपने आप में आपका परिचय है। गत 40 सालों से समाज सेवा में तन मन धन समर्पित आदरणीय गीता जी अखिल भारतीय माहेश्वरी संगठन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। गत 11 वर्षों से वनबंधु परिषद से जुड़ी आदरणीय गीता जी अनेक पदों का वहन करते हुए 2017 में वनबंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति में अध्यक्ष चयनित हुई। नए नए महिला समितियों का गठन करना, उनकी कार्य प्रणाली निश्चित करना, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, आचार्यों के साथ संपर्क बढ़ाना, ऐसे अनेक विध कार्यों में आज भी आप निरंतर कार्यरत हैं। वर्तमान में वनबंधु परिषद की राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व भी आप बड़ी कुशलता से संभाल रही हैं। जरूरतमंदों को सहयोग देना आपकी आंतरिक इच्छा थी और इसी का प्रतिफल 16 साल पहले अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट का आपने गठन किया, जिसमें कई जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है, हो रहा है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु सदैव कार्यरत, कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, सेवानिष्ठ व्यक्तित्व गीता जी के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगी, ज्ञान दान ही बना जीवन धर्म, सेवा कार्य ही बना जीवन कर्म, जनहित ही बना जीवन मर्म। ऐसी आदरणीय गीता जी को नम्र निवेदन है, वे हमें शुभेच्छाएं प्रदान करें, आशीर्वचन दे। गीता जी, आपको नमन। धन्यवाद अंजलि, बहुत कुछ कह दिया। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपना काम सभी करते हैं, वैसा ही मैं ही करती हूँ। आप असामान्य हो। सभी को एकल प्रणाम। पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया का मतलब सिर्फ शरीर से स्वस्थ होना नहीं है, हमें मन से, बुद्धि से और विचारों से भी स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और आज के इस माहौल में तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है। प्रतिकूल माहौल है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, बल्कि हिम्मत रखते हुए कार्य करके कोरोना को भी हराना है और अपने को भी अच्छा रखना है। इसी संदर्भ में वेस्ट जोन महिला समिति ने ये 3 दिन का कार्यक्रम इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए किया है। वेस्ट जोन राष्ट्रीय महिला समिति का सबसे बड़ा जोन है। 10 समितियों के माध्यम से एक दूसरे से प्रेरणा लेती हुई सभी समितियां बहुत अच्छा काम कर रही है। छाया जी की सहज, सरल और कुशल नेतृत्व में तथा अंजलि की रचनात्मक प्रवृत्ति, परिश्रम और कार्य करने के जज्बे से ये सक्रियता और भी बढ़ गई है। आज खुशियां बांटने का समय है। जितना हम बांट सके, तन से, मन से, धन से, जितनी खुशियां बांटेंगे उतनी खुशियां मिलेगी। गांव के चतुर्मुखी विकास के लिए एकल अभियान और वनबंधु परिषद काम कर रहा है। उसने अपना इसको ध्येय बनाया है। यह एक जन आंदोलन है। मैं चाहूंगी उन सभी नए सदस्यों से जो आज इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं, एकल अभियान से, वनबंधु परिषद से जुड़े और अपना जीवन सार्थक करें। आपका हमारा यह 3 दिन का वेबिनार सफलतापूर्वक संपन्न हो और अधिक से अधिक बहनें इसका लाभ ले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको जय श्री राम। डॉक्टर सर के नाम के पीछे ही अर्थ छुपा है, सुयश, अर्थात अच्छे कार्यों द्वारा प्रख्यात। डॉक्टर सुयश जी ने छोटी उम्र में ही बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है। डॉक्टर सुयश नवाल जी गायनोकोलॉजिकल एंडोस्कोपी सर्जन हैं। नवाल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जलगांव, किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर और वर्धा के सुश्रुत हॉस्पिटल में सर्जरी एक्सपर्ट हैं। इंडिया अकादमी ऑफ इंडिया के फाउंडर और डायरेक्टर हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग कॉलेज फॉर गायनोकोलॉजिस्ट कंडक्ट करते हैं। 17 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन और कई पुस्तकों के विषय में अपनी योगदान दी है। डॉक्टर सुयश जी ने 6 सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड, जिनमें कट सेम अवार्ड भी शामिल है, प्राप्त किया है। सर्च फाउंडेशन और स्वर्गीय श्रीमती कौशल्याबाई भगवान दास नवाल ट्रस्ट के लिए मुफ्त सर्जरी और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी करते हैं। अंत में यही कहना चाहती हूँ, प्रतिभा थी तभी तो गाथा
उसकी गाता हिंदुस्तान। आपकी नजरों में चाहे अर्जुन हो, पर हमारी नजरों में तो आप जैसे डॉक्टर जो करते निस्वार्थ सेवा महान। अब मैं डॉक्टर सुयश नवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी इन शब्दों के लिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे आपके बीच बुलाने के लिए। एकल अभियान और फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के कामों से मैं अवगत हूँ। वीणा जी द्वारा और अशोक जी द्वारा बहुत बड़ा काम है आप लोगों का, राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर। और आज इस स्वास्थ्य वेबिनार के थ्रू मैं आपसे जुड़ सका हूं और मैं मेरा छोटा सा योगदान कर पा रहा हूं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उम्मीद करता हूं कि इस वेबिनार के बाद में और इस प्रेजेंटेशन के बाद में बहुतों के स्वास्थ्य को प्रगति मिलेगी। तो मेरा जो विषय है आज गायनेक में, मैंने 3 विषयों पे उजाला डालने का सोचा है। इसमें एक है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स यानी मासिक धर्म और उसके प्रॉब्लम्स। दूसरा है फाइब्रॉइड्स, जिसको बहुत आमतौर पे रसौली की गांठ कहा जाता है, जो गर्भाशय में होती है, गर्भ की थैली में होती है। और तीसरा यूरिन इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिन जैसे लीक हो जाती है ना चाहते हुए भी। तो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई मासिक धर्म क्या है, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। देखिए, स्त्रियों में जो प्रजनन शक्ति है उसके लिए ये पूरी तैयारी की गई है। गर्भाशय, गर्भ की थैली, उसका नाम ही गर्भाशय है। तो हर महीने गर्भाशय जो है और शरीर जो है वो गर्भ आने के इंतजार और तैयारी में पूरी हार्मोन की साइकिल होती है और उसकी तैयारी होती है। तो शरीर में ब्रेन से लेकर सिग्नल आता है हार्मोन्स का और वो ओवरीज की तरफ जाता है जो अंडाशय है। अंडाशय में से अंडे तैयार होते हैं और अंडाशय में से भी जो सिग्नल जाता है, हार्मोन्स बनते हैं, उनका सिग्नल पहुंचता है गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग में और इस लाइनिंग को कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग बढ़ते जाती है और 28 दिन की साइकिल होती है, हम जानते हैं, और 28वें दिन तक के ये पूरी तैयार हो जाती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो ये मासिक बनकर बह जाती है। तो ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। नॉर्मली आमतौर पर ये 28 दिन की कहलाती है। थोड़ा इसमें 5-7 दिन का वेरिएशन जो है वो नॉर्मल कहा जाता है। 22 से 35 दिन के बीच में अगर ये आए तो वो नॉर्मल कहा जाता है। और ब्लीडिंग जो इसमें होती है, मासिक जब जाती है तो 1 से 7 दिन तक जाती है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, जो दो मेजर प्रॉब्लम्स है मासिक धर्म से रिलेटेड जो किसी किसी को ज्यादा होते हैं। एक है दर्द, मासिक के समय दर्द होना, सीवियर पेन होना। माइल्ड पेन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब पेन सीवियर होता है, सीवियर डिस्मेनोरिया हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं। अभी ये जो दर्द हो रहा है, दर्द तो बहुत लोगों को होता है, पर ये दर्द जो हो रहा है मासिक के समय, ये प्रॉब्लमेटिक है, उसके पीछे कोई कारण है या उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, ये कैसे समझे? क्योंकि अक्सर ये होता है, मैंने देखा है महिलाओं को, कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये इस दर्द की ट्रीटमेंट लेनी जरूरी है या नहीं, क्योंकि बहुत लोग उनको ये कहते हैं कि अरे दर्द तो होता ही है। तो अगर आपकी जो दिनचर्या है उसमें मेजर डिस्टरबेंस आ रहा है इस दर्द की वजह से, और वो दवाई लेने के बावजूद भी नहीं रुक रहा है, जो कॉन्स्टेंटली, मतलब पूरे दिन भर में आप किसी काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे हो, उस दर्द की तरफ ही आपका ध्यान जा रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर उस दर्द के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है।
दूसरी चीज है मेंस्ट्रुअल फ्लो। अभी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो हमने बात की कि 21 से 35 दिन में साइकिल आती है, 2 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होता है और 5 से 80 ml एक दिन का फ्लो होता है, 5 ml से 80 ml। तो यदि इनमें इन सारी गतिविधियों में कोई भी बदलाव अगर आता है तो वो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उसको कहा जाता है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। यदि 21 दिन से कम दिनों में साइकिल आ रही है, 15-15 दिनों में आ रही है, 10-10 दिनों में आ रही है, तो ये ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। यदि लेट आ रही है तो वो भी एक अलग प्रॉब्लम है। और यदि जो 2 से 7 दिन का ब्लीडिंग है, इसकी मात्रा भी अगर बढ़ रही है, ब्लीडिंग की जो मात्रा है 5 से 80 ml मैंने कहा, अगर इससे ज्यादा बढ़ रही है आमतौर पर, और ये एग्जैक्ट गिनना तो बहुत मुश्किल होता है, लोग सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं, वो अलग अलग साइज के होते हैं, इसीलिए एक अंदाज अगर आप ले ले कि भाई 80 ml में ये कितना भर जाता है, और अगर इससे ज्यादा हो रहा है एक दिन में ब्लीडिंग, तो आपको डॉक्टर को बताना जरूरी है। और 7 दिन से ऊपर अगर ब्लीडिंग रह रहा है, कभी कभी 10 दिन, 15 दिन, महीना भर भी ब्लीडिंग होता है किसी किसी को, तो आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, और ये जब होता है तो उसकी ट्रीटमेंट लेना क्यों जरूरी है। ये कहावत है कि फिक्सिंग अ लीकिंग टैंक इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिलिंग द टैंक। मतलब एक पानी की टंकी है, ये अगर हम उसको, इस पिक्चर को देखिए आप, ठीक है, ऊपर से नल चल रहा है और ये पानी की टंकी भरी जा रही है, ठीक है, लेकिन नीचे उसमें 3, 4, 5 छेद है, तो जिस स्पीड में पानी भर रहा है उससे ज्यादा स्पीड में निकल रहा है। तो यदि ऐसा होगा तो ये टंकी कभी भरेगी नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है उन महिलाओं में जिनको जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और उस वजह से होती है रक्त की कमी, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि 50% से भी ज्यादा महिलाओं को रक्त की कमी है, और उनको ये पता ही नहीं है कि उनको ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है। अब रक्त की कमी के कई कारण हैं, सिर्फ एक ही कारण नहीं है। अक्सर खाने में जो कमियां हैं, खून जिससे बढ़े वो चीजें हम कम खा पाते हैं, प्लस ये जो ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स है, ब्लीडिंग जो ज्यादा होता है, इनका कॉम्बिनेशन की वजह से रक्त की कमी बहुत बहुत आम है। हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होना इसको बोलते हैं, और जिनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम है उनके हाथ, नाखून, चेहरा, आंखें भी सफेद पड़ जाती है, ये हम देखते हैं। तो ये जब अनीमिया होता है, जब खून इतना कम हो जाता है, तो उसको हम अनीमिया कहते हैं। तो क्या हमें अनीमिया है ये कैसे समझे, क्या होता है अनीमिया में? यदि आपको थकान बहुत आ रही है, रात होने से पहले शाम को ही आपको बहुत थकान आ रही है, आपको हमेशा सर दर्द रहता है, स्किन सफेद या पीली पड़ने लगी है, आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है और चक्कर आते हैं, अगर इनमें से 2-3 भी चीजें आपको है तो हो सकता है कि आपको एनीमिया है, आपको रक्त की कमी है, और उसका कारण ढूंढने की जरूरत है। और एनीमिया जो है, ये खून कम होने की वजह से ये पूरे शरीर को अफेक्ट करता है, पूरा शरीर में कहीं ना कहीं इसमें हमको चीजें देखने को मिलती है, और इसी वजह से मेन चीज जो है वो थकान बहुत जल्दी आती है। ये एक पहला सिम्टम है, कमजोरी और थकान, ये बहुत बहुत लोगों में होती है। तो सबसे पहले एक सिंपली मैं बता दूं कि एनीमिया कैसे प्रिवेंट करें। यदि हम नहीं चाहते हैं कि ये हो, तो क्या खाने में खाए हम कि जिससे एनीमिया ना हो। यहाँ पे इस पिक्चर में हमको दिख रहा है कि वो सारे फूड प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं कि जिनमें आयरन ज्यादा है, आयरन, जिससे हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ती है, ठीक है। तो नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट अगर जिनका है, जो मांसाहारी नहीं है, प्योर वेजिटेरियन है, उनके लिए हरी सब्जियां सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि वो हम काफी मात्रा में खा सकते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं, बीट रूट है, मूंगफलियां है, सीड्स है, ये हम एक लिमिटेड मात्रा में खा सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि हरी सब्जियों पे ज्यादा जोर दो। नट्स और सीड्स यानी ड्राई फ्रूट्स, बादाम और ये चीजें ज्यादा खाएं। यहाँ पे फिर इस चित्र में आपको दिख रहा है कि इन चीजों को खाने से आयरन लेवल बढ़ती है, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ती है। लेकिन जब आपको
सिग्निफिकेंट एनीमिया है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और बहुत हीमोग्लोबिन लेवल है, तो सिर्फ खाने में बदलाव लाने से पूरा हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल नहीं होगा, आपको उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। हो सकता है आयरन सप्लीमेंट्स, आयरन की गोलियां लेनी पड़े, और या कभी कभार इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और बहुत रेयरली खून भी चढ़ाना पड़ता है। लेकिन उतना ही जरूरी है कि ये खून की कमी क्यों हो रही है ये समझे। तो यदि खून माहवारी के समय, मासिक के समय ज्यादा जा रहा है, तो वो क्यों हो रहा है ये जानने की जरूरत है। अब मैं आपका ध्यान लाता हूं फाइब्रॉइड्स की तरफ। फाइब्रॉइड्स की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं कि गर्भाशय में ये होने वाले बहुत सामान्य ट्यूमर्स है, बहुत लोगों को ये होता है, और ये ब्लीडिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि एक गर्भाशय की नॉर्मल एनाटॉमी, नॉर्मल रचना क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको साइज भी दिख रहा है। गर्भाशय जो है 7 से 9 सेंटीमीटर लंबा होता है नॉर्मली, 4.5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, उसको चारों तरफ से दीवारें होती है, अंदर एक रूम होती है, अंदर जगह होती है जहाँ एक्चुअली गर्भ ठहरता है, और इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, जिसके बारे में हमने बात की, जो हर महीने बनती है। गर्भाशय को कनेक्टेड गर्भ नलिया होती है, या हम देख सकते हैं ये गर्भ नलिया है, और ये अंडाशय है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रचना है, नैसर्गिक रचना ये है। अब कभी कभार क्या होता है कि गर्भाशय की जो दीवार है, इसके अंदर ये फाइब्रॉइड, रसौली, गांठ ये बन जाती है। दीवार में जो पेशी है उसमें से ये गांठ बनती है, और ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जो हार्मोन्स एंडोमेट्रियम बना रहे हैं वही हार्मोन्स और ब्लड सप्लाई इसके लिए खुराक है, इसके लिए ये बढ़ते रहती है। जरूरी नहीं है कि ये हर महिला में बढ़ेगी ही और तकलीफ देगी। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों पे हो सकती है, ऊपर की दीवार में हो सकती है, अंदर की तरफ से हो सकती है, बाहर की तरफ से हो सकती है। कितने लोगों को फाइब्रॉइड की तकलीफ हो सकती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि फाइब्रॉइड कितने लोगों में होता है। 70% से भी ज्यादा महिलाओं को अपने जीवन काल में कभी ना कभी फाइब्रॉइड होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सभी महिलाओं को फाइब्रॉइड की वजह से तकलीफ नहीं होगी। कई लोगों को पता नहीं चलता है आखिर तक कि उन्हें फाइब्रॉइड है, क्योंकि फाइब्रॉइड अगर बहुत छोटा है, यदि वो इस जगह पे है कि उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उससे कोई दर्द नहीं हो रहा है, उससे कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो ना पता चलता है और ना उसको ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत है। और फाइब्रॉइड की गठान 99.99% ये कैंसर की गठान नहीं होती है। इसमें कैंसर होना बहुत 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 रेयर है। इसीलिए फाइब्रॉइड अगर है और वो बहुत छोटा है और ऐसी जगह पे है जिससे तकलीफ नहीं हो रही, तो उसको छोड़ दिया जाता है। और ये जो 70% महिलाएं हैं जिनको कभी ना कभी फाइब्रॉइड होगा, उनमें से 50 से 60% महिलाओं को फाइब्रॉइड की वजह से तकलीफ होगी, जैसे कि पेट में बहुत दर्द होना, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, या प्रेशर सिम्टम्स होना, या यूरिन में तकलीफ होना। ठीक है, और इन महिलाओं को ट्रीटमेंट की 100% जरूरत है। ये सबसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी पूरे जो फीमेल जेनिटल सिस्टम है, यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, इनमें मिलाकर सबसे कॉमनली होने वाली फाइब्रॉइड ये गठान सबसे कॉमन है। ठीक है, और जो जिनका मेनोपॉज आने वाला है, जो मासिक है वो जाने की का समय आ रहा है, उनको सबसे ज्यादा धोखा है फाइब्रॉइड होने का। और किन किन लोगों को धोखा है, क्यों होता है फाइब्रॉइड? तो एक तो बढ़ती उम्र, जिनकी पीरियड जाने वाले हैं उनको ज्यादा रिस्क है। ठीक है, दूसरा जेनेटिक्स कहा जाता है कि जिनके फैमिली में हिस्ट्री है फाइब्रॉइड्स होने की, उनको होता है। ठीक है, इंडियंस में, एशियंस में भी काफी कॉमन है फाइब्रॉइड्स। मैंने बताया 50% से भी ज्यादा महिलाओं को कभी ना कभी होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है फाइब्रॉइड्स होने का। और डाइट के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है, किस डाइट से फाइब्रॉइड होता है, किस डाइट से नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज है लाइफस्टाइल। जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, यानी बैठा काम ज्यादा है, एक्टिविटी कम है, एक्सरसाइज कम है, वजन ज्यादा है, उनमें रिस्क ज्यादा है हार्मोनल इम्बैलेंस का, और इसीलिए फाइब्रॉइड होने का।
तो ये हुए फाइब्रॉइड के कारण। और जैसे मैंने कहा कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, कि जिनका वजन ज्यादा है, जिनको मासिक बहुत जल्दी शुरू हो गई थी, ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा है, और फैमिली हिस्ट्री है, और जिन्हें कभी प्रेगनेंसी नहीं रही उनको भी फाइब्रॉइड होने का धोखा ज्यादा है। ठीक है, तो फाइब्रॉइड अगर है तो क्या क्या तकलीफ आपको होगी। आपको पीरियड्स में दर्द हो सकता है, पेनफुल पीरियड्स, सीवियर पेन हो सकता है, ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, निचले पेट में ऐसा लगेगा कि कोई गठान बन गई है, स्वेलिंग आ गई है। ठीक है, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, यानी जिनको बड़े फाइब्रॉइड्स है उनको प्रेगनेंसी रहने में भी तकलीफ हो सकती है, और प्रेगनेंसी के दौरान किसी किसी को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान एबॉर्शन हो जाना। अब आते हैं कि ये फाइब्रॉइड्स अगर आपको डायग्नोज होता है और आपको इसकी तकलीफ है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट ली जाए। तो नॉर्मली अगर आप किसी डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो सबसे पहले वो ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ दवाइयों से हम फाइब्रॉइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसी कई दवाइयां हैं, जैसे हार्मोनल है और जो ब्लड फ्लो कम करती है, जिनका यूज करते हैं हम फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन दवाइयों का एक प्रॉब्लम ये है कि दवाइयां जो है वो फाइब्रॉइड्स को सिर्फ कंट्रोल कर सकती है, उनको बड़ा होने से कुछ समय के लिए रोक सकती है या उनको कुछ हद तक छोटा कर सकती है साइज में, लेकिन उनको जड़ से नहीं उखाड़ सकती। ऐसी कोई दवा नहीं है अभी तक बनी जो फाइब्रॉइड को पूरी तरह पिघला दे। इसीलिए इसकी अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लेनी है या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेनी है तो कोई ना कोई इंटरवेंशन करना पड़ता है। अभी यदि कुछ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लेनी पड़े तो उसमें दो ऑप्शंस है, या तो सर्जिकल ऑप्शन है यानी ऑपरेशन, और दूसरा है बिना ऑपरेशन किए ट्रीटमेंट। तो बिना ऑपरेशन किए जो ट्रीटमेंट है ये अभी आधुनिक ट्रीटमेंट है, ये नई ट्रीटमेंट्स आई है कि जिसमें ऑपरेशन, कोई भी काट छाट के बगैर फाइब्रॉइड्स को कैसे पिघलाया जाए या उनको कैसे जलाया जाए, इसके तरीके हैं। तो इसमें सबसे पहला तरीका है कि एब्लेशन, जिसको कहते हैं, एब्लेशन मतलब जला देना। तो सोनोग्राफी द्वारा ये एब्लेशन किया जा सकता है या एमआरआई द्वारा ये एब्लेशन किया जाता है, यानी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सोनोग्राफी या एमआरआई के माध्यम से ये किया जा सकता है। इसमें माइक्रोवेव या रेडियो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, इस तरीके की एनर्जी का इस्तेमाल करके फाइब्रॉइड को जलाया जाता है। और दूसरा एक तरीका है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, यानी कि जो गर्भाशय में जो गर्भाशय को सप्लाई करने वाली, जो खून पहुंचाने वाली जो रक्तवाहिनी है, यूट्राइन आर्टरी, उसका रक्त प्रवाह पूरा रोक दिया जाए तो फाइब्रॉइड्स को खुराक ही ना मिले, उसको कहते हैं एम्बोलाइजेशन। और उसके बाद ये फाइब्रॉइड सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है और प्रॉब्लम्स चले जाते। जब ये इस तरीके के नॉन सर्जिकल कंजर्वेटिव इंटरवेंशंस की जगह नहीं बचती या उनके या कोई और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो तब की जाती है सर्जरी। और सर्जरी में दो प्रकार हैं, या तो गर्भाशय में से सिर्फ इस गांठ को निकाला जाए जिसको बोलते हैं मायोमेक्टमी, यानी फाइब्रॉइड यानी मायोमा, उसको निकाला, और दूसरा है गर्भाशय को ही निकाल दिया। अब ये कब, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और किन किन तरीकों से करते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑपरेशंस में करने के जो तरीके हैं उनके बारे में मैं एकदम शॉर्ट में बता दूं। सबसे जो पारंपरिक तरीका था वो था ओपन सर्जरी का, यानी पेट को खोलकर ऑपरेशन किया जाता था। आज वो इतना प्रचलित तरीका नहीं है क्योंकि उसमें पेट को खोलना पड़ता है, तो सीधी बात है कि दर्द ज्यादा होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होता है। इसीलिए जहां पर फैसिलिटी अवेलेबल है वहां दूरबीन की शस्त्रक्रिया की जाती है, जिसको कहते हैं लैप्रोस्कोपी। और लैप्रोस्कोपी यानी की होल सर्जरी, छोटे छोटे छेद द्वारा दूरबीन द्वारा सर्जरी। और इसकी जो एडवांस्ड लेवल है, इसके आगे जो इसकी प्रगति हुई है उसमें ये हुआ है कि अभी पेट में भी छेद नहीं बनाने पड़ते, नैसर्गिक मार्ग से ये सर्जरी हो जाती है, नैसर्गिक मार्ग द्वारा ये पूरा ऑपरेशन हो जाता है, उसको कहते हैं नोट्स शस्त्रक्रिया, नोट्स ऑपरेशन।
तो अभी ये फाइब्रॉइड जो है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो गर्भाशय की जो दीवार है उसमें अलग अलग हिस्सों में हो सकती है। दीवार में अगर ये एक बार फाइब्रॉइड आए तो वो दो दिशा में बढ़ सकता है, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। और किस तरफ ये बढ़ रहा है, कितना उसका साइज है, कितनी उसकी वजह से तकलीफ हो रही है, उस पर निर्भर करता है कि डॉक्टर आपको कौन सी ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। अब ये मैं शॉर्ट आपको वीडियो बताता हूं कि जिसमें फाइब्रॉइड को एब्लेशन कैसे किया जाता है, यानी फाइब्रॉइड को कैसे जलाया जाता है। ये जो एब्लेशन का प्रोसीजर है ये दूरबीन द्वारा किया जा रहा है। गर्भाशय के अंदर ये अलग अलग जगह पे ये ट्यूमर्स है, अलग अलग जगह पे फाइब्रॉइड्स है। ये मशीन है रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव एब्लेशन का, और इस तरीके से सोनोग्राफी और लैप्रोस्कोपी इन दोनों के माध्यम से एक सुई जो है, ये अभी दूरबीन जो है पेट में छेद बना के पेट बनाकर अंदर जा रही है, अंदर सोनोग्राफी की जा रही है, और उसमें जो गठान दिख रही है उसमें सिर्फ एक सुई जा रही है अंदर। यानी फाइब्रॉइड को या गर्भाशय को कोई काट पीट नहीं हो रही है, सिर्फ एक सुई अंदर जा रही है, और उस सुई द्वारा माइक्रोवेव एनर्जी या रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी द्वारा इसको जला दिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो लाल और पीला हो गया, इसका मतलब ये है कि ये फाइब्रॉइड अभी जल गया है। कितना साइज जलेगा ये सारी कैलकुलेशन इन मशीन्स में होती है। जितना बड़ा फाइब्रॉइड उतना बड़ा आप जला सकते हो, या नीडल को हम कभी कभार 2-3 जगह पे इंसर्ट करके पूरे फाइब्रॉइड को जलाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक पतली सी 3-4 मिलीमीटर की सुई होती है जो अंदर जाती है, और सिर्फ उतने से पंक्चर के अंदर से ये फाइब्रॉइड की जो अंदर की पेशियां है उसको जलाने के बाद में उसको नष्ट कर देती है। इसके बाद क्या होगा कि फाइब्रॉइड के अगले 6 से 12 महीनों में धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, और उसका साइज इतना छोटा हो जाएगा कि जो अब महिलाओं को जो भी तकलीफें हो रही थी, ब्लीडिंग है, दर्द है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और वो पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं। तो इसमें फाइब्रॉइड भी निकालना नहीं पड़ा और गर्भाशय भी निकालना नहीं पड़ा, और फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट हो गई। यह है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, यानी गर्भाशय को जो रक्त प्रवाह है, गर्भाशय को जो रक्त प्रवाह है यूट्राइन आर्टरी द्वारा, जिस रक्तवाहिनी द्वारा, उस रक्तवाहिनी के अंदर उनको कैसे ब्लॉक किया जाता है उसको कहते हैं एम्बोलाइजेशन। ये प्रोसीजर जो है आमतौर पर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, यानी एक स्पेशलाइज किस्म के रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, जो पैर में जो बड़ी बड़ी नस होती है उसमें से पहले सुई जाती है, उस सुई में से वायर जाती है, वो वायर रेडियोलॉजिस्ट की मदद से अपना रास्ता ढूंढती है बराबर यूट्राइन आर्टरी यानी यूट्रस को पहुंचने वाली जो रक्तवाहिनी है वहां तक। वहां पर ये वायर पहुंचने के बाद में बाहर से रेडियोलॉजिस्ट इंजेक्ट करते हैं पॉलीविनिल बबल्स, पॉलीविनिल स्फीयर्स या CO2 स्फीयर्स। तो ये जो होते हैं जैसे थर्माकोल के बॉल्स होते हैं दिखने में, वैसे ही ये होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, जो रक्तवाहिनी के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उसको जाकर ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो रक्त प्रवाह है, जो खुराक है फाइब्रॉइड की, वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। अब खुराक नहीं मिलेगी तो ये फाइब्रॉइड क्या है, धीरे धीरे साइज में कम हो जाएगा। यहां पे देख सकते हैं आप, ये फाइब्रॉइड जो है धीरे धीरे सिकुड़ गया पूरा, और फिर से इस तरीके से सिकुड़ने की वजह से क्या है कि जो तकलीफ है ब्लीडिंग की, पेन की, वो चली जाएगी। ये दोबारा एक तरीका है जो गर्भाशय का ऑपरेशन या फाइब्रॉइड का ऑपरेशन किए बगैर उससे राहत मिल सकती है। अभी फाइब्रॉइड का ऑपरेशन ओपन सर्जरी से मतलब कैसे होता है, पेट पर आड़ा चीरा दिया जाता था
ये बहुत पहले होता था, आजकल इस ऑपरेशन की जरूरत बहुत कम पड़ती है दूरबीन के ऑपरेशन के प्रचलित होने के बाद। तो पेट पर आड़ा जो है चीरा देने के बाद में पेट के लेयर बाय लेयर्स पेट को खोलने के बाद में गर्भाशय में फाइब्रॉइड दिखाई देता है। और इस फाइब्रॉइड को डॉक्टर्स कट करते हैं और वहां से निकालते हैं, और फिर जो गर्भाशय की दीवार है जहां से ये फाइब्रॉइड निकला उसकी पूरी सिलाई होती है। लेकिन इस ऑपरेशन में भी गर्भाशय बच जाता है, गर्भाशय निकालना नहीं पड़ता है। जिन महिलाओं को आगे प्रेगनेंसी चाहिए है या अपना गर्भाशय बचाना है, उनके लिए यह ऑपरेशन किया जाता है। अब फाइब्रॉइड मान लीजिए जो दीवार में से बना वो सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ अगर बढ़ता है, यानी गर्भाशय के अंदर जो रूम है, अंदर जो कमरा है, उसके अंदर ही अगर सिर्फ वो बढ़ता है तो उसको निकालने का एक और तरीका है, उसको बोलते हैं हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी, यानी गर्भाशय के अंदर से ही उसको निकाल लिया। तो इसमें एक बहुत ही पतली दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पतली दूरबीन है ये योनि मार्ग से नेचुरल ऑरिफिस से प्रवेश लेती है। गर्भाशय के अंदर पहुंचती है और आपको दिखाई दे रही है ये जो गठान है, ये गर्भाशय के अंदर जो रूम है, जो स्पेस है, उसमें बड़ी है, ना कि बाहर की तरफ बड़ी है। तो ऐसा जब होता है तो उसको अंदर से ही निकाल ले सकते हैं। इसमें न पेट पर चीरा आता है और ना गर्भाशय पर चीरा आता है, इसीलिए ये प्रोसीजर जो है स्कारलेस प्रोसीजर है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है दूरबीन द्वारा, कैमरा द्वारा डॉक्टर्स को दिखाई देता है और जो गर्भाशय में फाइब्रॉइड है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ये बाहर आ जाता है। जिनको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है उनको अगर गर्भाशय बचाना है तो उनमें भी मल्टीपल मायोमेक्टमी यानी फाइब्रॉइड निकालने की सर्जरी पॉसिबल है। इस तरीके से हमने निकाले हैं एक केस के अंदर जिसमें 35 से भी ज्यादा फाइब्रॉइड्स थे, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन जिनकी फैमिली कंप्लीट है, जो आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, उनके लिए अगर इस तरीके से गर्भाशय में हर जगह फाइब्रॉइड्स हो, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो, तो गर्भाशय निकालना ज्यादा सही ऑप्शन होता है। अब गर्भाशय अगर निकालना पड़े तो उसके क्या क्या तरीके हैं, ये अभी इस वीडियो में जो दिख रहा है आपको, ये पारंपरिक तरीका है ओपन एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, यानी पेट को चीरा देकर ऑपरेशन करने का। इसमें फिर जैसे हमने पीछे देखा उस तरीके से एक आड़ा इंसिजन लिया है, पेट को लेयर बाय लेयर खोला जाता है, अंदर जो गर्भाशय दिखाई देता है उसकी जो सारी अटैचमेंट्स है बॉडी से, उसको एक के बाद एक डिवाइड किया जाता है सेफली, और फिर गर्भाशय को पेट में से ही बाहर निकाला जाता है। और गर्भाशय निकालने के बाद में पेट को लेयर बाय लेयर क्लोज किया जाता है। अभी पेट को खोलकर क्लोज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर पेट के ऊपर स्कार आएगा, और जो इस स्कार का जो है दो दर्द रहेगा। और ओपन सर्जरी में जहां ज्यादा काटपीट होती है वहां खून ज्यादा लॉस होने का चांस ज्यादा है। अभी जो सबसे प्रचलित शस्त्रक्रिया है यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को की होल सर्जरी भी कहते हैं। तो की होल सर्जरी मतलब क्या है, यानी कि आपने पेट के ऊपर छोटे छोटे की होल्स बनाकर उसमें से जो दूरबीन के अगर शस्त्र जाते हैं अंदर तो उसको बोलते हैं की होल सर्जरी।
यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है आपको कि पेट के ऊपर सिर्फ छोटे इंसिजन लेकर ये पोर्ट्स डाले जा रहे हैं और इन पोर्ट्स द्वारा लैप्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो औजार है, उनको प्रवेश मिल रहा है और डॉक्टर्स जो है कैमरा द्वारा एक स्क्रीन पे देखते हुए ये गर्भाशय का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें गर्भाशय को बॉडी के अटैचमेंट से रिलीज किया जा रहा है। ये सर्जरी करने के स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दूरबीन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके द्वारा ये ऑपरेशन किया जाता है। गर्भाशय निकलने के बाद में अंत में वो नैसर्गिक मार्ग से बाहर निकलता है, लेकिन जो की होल्स आपने पेट पर बनाए हैं उनको हमें बंद करना होता है और उन की होल्स पे छोटे छोटे स्कार्स बनते हैं और अंत में जो योनि मार्ग है उसको बंद किया जाता है। अब इसमें और आधुनिक जो तरीका है जो अब शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत 2 साल पहले इंडिया में हम लोगों ने करी और ये ऑपरेशन कहलाता है वी नोट्स सर्जरी, यानी पूरा ऑपरेशन जो है नैसर्गिक मार्ग द्वारा होता है। ये भी गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन है। इसमें प्रवेश जो है नैसर्गिक मार्ग द्वारा मिलता है। पूरा ऑपरेशन दूरबीन द्वारा होता है। इसके भी स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नेचुरल ऑरिफिस से ये स्पेशल नोट स्पोर्ट लगाया जा रहा है। नोट स्पोर्ट द्वारा पेट के अंदर प्रवेश मिलता है और नोट्स के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा गर्भाशय को सेपरेट किया जाता है। ये नोट स्पोर्ट यहाँ पे लग गया है। नोट सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स को प्रवेश मिलता है। योनि मार्ग में से प्रवेश मिलने के बाद में गर्भाशय को यहीं से दूरबीन द्वारा सेपरेट किया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में पेट पर एक भी छेद नहीं बनाया जाता है, इसीलिए पेट पर कोई स्कार नहीं आता है, इसीलिए ये एक स्कारलेस प्रोसीजर है। गर्भाशय शरीर से सेपरेट होने के बाद में नैसर्गिक मार्ग से ही बाहर निकलता है। इसके फायदे ये है कि इसमें ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में और लैप्रोस्कोपिक के सर्जरी के कंपैरिजन में दर्द और भी कम है, स्कार बिल्कुल नहीं है और इसीलिए रिकवरी फास्ट है। कभी कभी पेशेंट उसी दिन या अगले ही दिन घर पे चले जाते। तो ये इस स्लाइड में साफ दिख रहा है कि तीनों प्रकार, ये जो तीनों मुख्य प्रकार की सर्जरीज है, इनमें क्या फर्क है। ओपन सर्जरी में पेट पर बड़ा चीरा आता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में की होल्स आते हैं, छोटे छोटे होल्स और छोटे छोटे स्कार्स आते हैं। और वी नोट सर्जरी के अंदर एक भी स्कार नहीं आता है। अभी कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है। तो रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही एक प्रकार है, जिसमें लैप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स रोबोट द्वारा कंट्रोल होते हैं, रोबोट और सर्जन द्वारा कंट्रोल होते हैं। उसमें रोबोटिक मूवमेंट्स होती है, लेकिन वो भी पेट के द्वारा की जाती है, इसलिए उस ऑपरेशन में भी पेट में छेद बनाए जाते हैं और पेट पर स्कार आता है। तो फाइब्रॉइड्स, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स और उनके लिए किए जाने वाले सारे ऑपरेशंस के बारे में बात करने के बाद में मेरा जो लास्ट टॉपिक है वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी जब टॉयलेट या यूरिन लीक हो जाती है वो क्यों होती है और उसके क्या उपाय है। ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत लोगों को काफी हिचकिचाहट होती है, सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, बाहर जाना और सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा जो नैसर्गिक रचना है उसको समझ लेते हैं। अभी हमने गर्भाशय की बात की। गर्भाशय यहाँ बीच में स्थित होता है, जो पेट की आंत है उसके आगे और यूरिन की जो थैली है उसके पीछे। तो सबसे आगे होती है यूरिन की थैली, जिसमें यूरिन आती है किडनी में से, और इसका बाहर निकलने का मार्ग होता है यूरेथ्रा। यूरिन लीक होने के मुख्य कारण है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस
जब भी खांसी करने पर, छींक करने पर, या पेट में जोर, या पेट साफ करते समय जब जोर लगता है, तब जब पेशाब लीक हो जाती है, उसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। और जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है, यानी हर समय ये यूरिन लीक का प्रॉब्लम होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्लैडर जो है, यूरिन की, पेशाब की जो थैली है, उसके जो मसल्स है वो जरूरत ना होने पर भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, इसीलिए यूरिन बाहर निकलते रहती है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, उसके बाद है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, और इन दोनों का मिक्सचर उससे भी कॉमन है। मतलब किसी एक महिला को जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो, यानी सिर्फ खांसी करने पर यूरिन लीक होती हो, बाकी समय भी होती है और खांसी करने पर भी होती है, जिसको कहते हैं मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, यानी दो किस्म के प्रॉब्लम एक साथ। जब भी आपको ऐसी तकलीफ हो और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो इवैल्यूएशन करेंगे कि ये प्रॉब्लम कितना सीवियर है, और कुछ स्टडीज करेंगे, और उसके बाद में आपको एडवाइस करेंगे। तो दोबारा ये प्रॉब्लम किन लोगों में ज्यादा होता है? जिनकी बार बार वजाइनल डिलीवरीज हुई हो, काफी बार नॉर्मल डिलीवरीज हुई है, डायबिटीज है, जिनका वजन ज्यादा है, ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है, या जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस जब है तो सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बताई जाती है, जिसमें सबसे मुख्य है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। यानी ये जो यूरिन सिस्टम है, जो पेशाब की थैली है, उसका बाहर निकलने का जो मार्ग है, उसका जो सपोर्ट होता है वो पेल्विक फ्लोर मसल्स से होता है, और वो कमजोर होने की वजह से ये यूरिन अधिकतर लीक होती है, और इसीलिए वो मसल की एक्सरसाइज करने के बाद में ये प्रॉब्लम रुक सकता है। तो इसके साथ में अगर आप बाकी सारी चीजें करोगे, वेट लॉस करोगे और बाकी कंजर्वेटिव दवाइयों का प्रयोग करोगे, तो हो सकता है उसी से ये प्रॉब्लम रुक जाए। नहीं तो फिर कुछ इंजेक्शंस है या लेजर ट्रीटमेंट है, उसके माध्यम से ट्रीटमेंट की जाती है। यदि इन सब से कुछ नहीं होता है तो ही सर्जरी की जाती है, जिसमें ये जो यूरिनरी एपरेटस है, जो बाहर निकलने का मार्ग है, यूरिथ्रा जो है, जो लूज हो गया है, जिसका सपोर्ट लूज हो गया है, उसको टाइट करने का सर्जरी की जाती है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल तरीके से की जा सकती है, ये कोई भी कर सकता है, अपने घर पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही पेशाब की थैली में यूरिन आती है और खांसी की जाती है तो यूरिन लीक होती है। खांसने पे, हंसने पे या एक्सरसाइज करने पे ऐसा हो सकता है, उसे कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ये जो पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे पेल्विक फ्लोर मसल्स है। ये यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली को, गर्भाशय को और जो आंतड़ी है उसको सपोर्ट करती है, और इसके कमजोर होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जिसको हम कीगल्स एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो करने पर और ये मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अधिकतर महिलाओं में। यानी कई लोगों के ऑपरेशंस बच सकते हैं ये एक्सरसाइज सही तरीके से करने से। ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है? यानी जो मसल्स यूरिथ्रा, जो यूरिन का बाहर निकलने का मार्ग है, उसके बाहर, उसके आजू बाजू में जो मसल्स है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो सिकुड़नी चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस ऐसे की जाती है कि जब भी आप यूरिन पास कर रहे हो तो उसे रोकने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये मसल्स कौन से हैं। और जब आपको पता चले कि ये मसल्स कौन से हैं, तो उन मसल्स को दिन में कई बार होल्ड करना है, स्क्वीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। और एक बार जब भी आप करते हो तो उसे 10 सेकंड के लिए करना है। शुरू में ये मुश्किल होता है, पर एक बार आदत पड़ने पर 10 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दिन में 3 से 4 बार ऐसा करना है, और हर बार जब भी करें तब 10 बार 10 सेकंड के लिए ये एक्सरसाइज कीजिए। ये यदि आप 4 से 5 महीने तक करते हो तो, और अगर आपको माइल्ड यूरिनरी लीकेज प्रॉब्लम है
तो ये उससे सॉल्व हो सकता है। उसका रिजल्ट 4-5 महीने की एक्सरसाइज के बाद दिखेगा, और यदि उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ये आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। ये हेल्दी चीज है। जब इन कीगल्स एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, वेट लॉस, इन चीजों से जब यूरिन लीकेज नहीं रुकता है, तब दूसरे कंजर्वेटिव मेजर्स, जैसे कि यहाँ पे लेजर अप्लाई की जा रही है, लेजर से ये ऑपरेशन किया जा रहा है जिससे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कम होता है। यदि लेजर द्वारा भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है, इन्हें टांकों से या जाली द्वारा उसे फिक्स करके उसे उठाया जाता है। यानी जब उनकी खुद की ताकत नहीं है तो बाहर से हम कुछ ऐसी चीजें इंसर्ट कर रहे हैं जिससे उनकी ताकत बढ़े और ये यूरिन प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो यहाँ पर ये दिख रही है कि ये पेशाब की थैली है, ये बाहर निकलने का मार्ग है, और ये जब लूज हो जाता है तो इसके अराउंड ये जाली लगाई है और इसको उठाया है, और उससे फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसको भी करने के 2 तरीके हैं, या तो दूरबीन ऑपरेशन द्वारा। Urinary incontinence is an involuntary loss of urine. तो ये जो पेशाब की थैली का बाहर निकलने का मार्ग है जिसको यूरिथ्रा बोलते हैं, उसके आजू अगल बगल में जो मसल्स है उन्हें टाकों से उठाया गया और जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये ऑपरेशन दूरबीन द्वारा होता है या बिना दूरबीन द्वारा भी होता है। बिना दूरबीन द्वारा यानी नैसर्गिक मार्ग से भी होता है। तो यहाँ पे नैसर्गिक मार्ग से जो जाली है वो ये यूरिथ्रा के अराउंड जाती है, दोनों जगह से वो जाती है और जाली को खींचकर ऊपर लगाया जाता है जिससे कि उसको सपोर्ट मिलता है, मानो जैसे कि एक झूले पर उसको उठा लिया है, और इस वजह से फिर यूरिन लीक का प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो सकता है। लेकिन हर ऑपरेशन का एक सक्सेस रेट होता है और एक फेलियर रेट होता है। 100% कुछ नहीं होता है। जब कंजर्वेटिव मेजर्स काम नहीं करते तभी ही ऑपरेशन किया जाता है। बिना ऑपरेशन के तरीकों का फायदा यह है कि उनमें कोई भी प्रकार का इंसिजन नहीं है, ब्लड लॉस नहीं है, और ज्यादातर महिलाओं में ये इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सिर्फ 20-30% महिलाओं को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में। और जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, यानी कि जो ब्लैडर के मसल के प्रॉब्लम्स की वजह से जो यूरिन लीक हो रही है, उसको ज्यादातर दवाइयों से ट्रीट किया जाता है। बस ये तीनों टॉपिक के बारे में ही, जो बहुत आम है, इनके बारे में ही मैं बताना चाहता था। और ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है, फाइब्रॉइड्स है और यूरिनरी लीकेज के प्रॉब्लम्स है। ये सबसे आम प्रॉब्लम्स है जो मैं अक्सर मेरे ओपीडी में देखता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि इन प्रॉब्लम्स के जो बेसिक्स है, जो आम तौर पर लोगों को सवाल होते हैं, उनके बारे में मैं बात करूं और उस बारे में मैं बताऊं। आशा रखता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन इस वेबिनार से मैं दे पाया हूं, इससे बहुत लोगों के सवालों के जवाब उनको मिले हो। और फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी को फिर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर कोई सवाल हो तो आप कृपया पूछिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि सभी सवालों के जवाब हमें आपके इतने इंफॉर्मेटिव स्पीच में मिल गए हैं। बहुत ही सहजता से आपने इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को सिंपल करके बताया है। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगी भोपाल समिति की जॉइंट सेक्रेटरी ज्योति जी रात्रि। ज्योति जी। आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुयश नवाल एवं वेबिनार में जुड़े सभी श्रोताओं को मेरा एकल प्रणाम। आज के इस वेबिनार के लिए अपने व्यस्तम समय में समय निकालकर हमारा निमंत्रण स्वीकार कर अत्यंत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ शेयर करने के लिए वन बंधु परिषद महिला समिति वेस्ट जोन की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने महिलाओं को होने वाली गायनेकोलॉजिकल परेशानियों का किस प्रकार सामना किया जाए
बहुत ही सरल शब्दों में बताया। इससे इस वेबिनार में शामिल हमारी बहनों को निश्चित रूप से काफी लाभ होगा। इसके लिए हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं इस वेबिनार में शामिल सभी सदस्यों को अपने कीमती समय में से समय निकालकर इस वेबिनार को सफल बनाने एवं हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। वनबंधु परिषद महिला समिति की राष्ट्रीय सचिव इंदौर निवासी आदरणीय विनीता जी जाजू एक ऊर्जावान नेतृत्व। आपकी अनौपचारिकता ने, सहज स्वभाव ने एवं मृदु भाषा ने हम सब महिला समिति सदस्यों को आपके सहजता से जोड़ रखा है। आपके कार्य के लिए मुझे गांधी जी की एक पंक्ति याद आ रही है। वे कहते थे, विचार और कृति का जो आपस में समन्वय रखता है उन्हें कृतिशील विचारवंत कहते हैं। सच, विनीता जी के सामाजिक कार्य को विचारों का दृढ़ संबल मिला है और कृति की मजबूत नींव भी। गत 12 वर्षों से वनबंधु में कार्यरत आप इंदौर समिति की अध्यक्ष, फिर जोनल सेक्रेटरी, जोनल चेयरपर्सन, गवर्निंग बोर्ड में ज्वाइंट सेक्रेटरी और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला समिति की सचिव का पदभार बड़े ही कुशलता से संभाल रही हैं। और भी कई संस्थाओं पे कार्यरत आप महिला चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर की सचिव एवं श्री लक्ष्मी माहेश्वरी महिला संगठन इंदौर की अध्यक्ष रहते हुए आपके कार्यकाल में कई बड़े बड़े प्रकल्प यशस्विता से संपन्न हुए हैं। ऐसी कर्तव्य तत्पर व्यक्तित्व आदरणीय विनीता जी से है, वे वनबंधु परिषद को जाने, इस विषय पर प्रकाश डालें। विनीता जी। सभी को एकल प्रणाम। आज आप वनबंधु परिषद वेस्ट जोन द्वारा आयोजित कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर सुयश नेवाल हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पधारे और इतना सुंदर गाइडेंस दिया, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस संस्था का परिचय वनबंधु का मैं आपको देने जा रही हूँ। वनबंधु परिषद यानी फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ग्रामीण वनवासी जनता के उत्थान के लिए हाथ बढ़ाने वाली संस्था। एकल अभियान यानी विश्व की सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हिस्सा वनबंधु परिषद है। हमारा देश एक ग्राम प्रधान देश है जिसमें 4 लाख गांव ऐसे देहात हैं जहां पहुंचने के साधन कठिन है। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी नगर या रेलगाड़ी नहीं देखी। साधनों का अभाव ही इनका जीवन है। इन ग्रामों में शिक्षा देने कौन जाएगा? कौन सा संत महात्मा संस्कार या कथा पर प्रवचन करेगा? ग्रामवासियों ने रामकृष्ण के चित्र तक नहीं देखे, इसलिए उनके गले में ईसा राम और ईसा कृष्ण पहनाकर धर्म परिवर्तन करा लिया गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जहां गरीब बालक विद्यालय तक नहीं जा सकता, वहां विद्यालय को बालक तक जाना पड़ेगा। इसी वाक्य के महत्व को समझकर कि शिक्षा ही अभाव व अज्ञान के अंधकार से बाहर लाने का व करोड़ों ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का एक उपाय है, 15 जनवरी 1989 को कुछ चिंतनशील महापुरुषों द्वारा गांव पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, इस संकल्प के साथ वनबंधु परिषद यानी फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, जिसे मैं आगे FTSC कहूंगी, इसकी नींव रखी गई। जात पात भाषा के भेद से दूर हिंदुत्व से जुड़ी देशभक्ति की डोर से बंधी संस्था या संगठन वनबंधु परिषद। एकल विद्यालय, वनबंधु परिषद एकल विद्यालय चलाता है। एकल विद्यालय यानी OTS यानी वन टीचर स्कूल। ग्राम के ही एक 10वीं या 12वीं पास व्यक्ति को आचार्य बनाते हैं जो 3 घंटा विद्यालय चलाता है। इन विद्यालयों का एक नियत पाठ्यक्रम यानी कोर्स होता है। सामग्री केंद्र से जाती है और शिक्षक की हर माह एक वर्ग लगता है, उसमें ट्रेनिंग होती है। 6 से 14 वर्ष के 25 से 30 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। शिक्षा लोकल भाषा में दी जाती है। विद्यालय शाम को चलता है क्योंकि दिन में बच्चे या तो सरकारी स्कूल में जाते हैं या खेत पर, और यदि माँ खेत में गई है तो अपने छोटे भाई बहनों को संभालते हैं। ये विद्यालय पेड़ के नीचे या चबूतरे पर या किसी भी खाली उपलब्ध स्थान में मौसम व सुविधा के अनुसार नित्य चलते हैं। इनमें पढ़ना, लिखना, गणित, हिस्टोरिकल स्टोरीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, फिजिकल एक्सरसाइज, हेल्थ एंड केयर एजुकेशन, डेवलपमेंट एजुकेशन आदि सिखाया जाता है। एकल विद्यालय 3 घंटे चलता है। उसमें समय का विभाजन इस प्रकार है कि 60 मिनट गणित व भाषा ज्ञान,
फिर गाने और कहानियां 10 मिनट, हैंडीक्राफ्ट 30 मिनट, जनरल नॉलेज और हेल्थ केयर 30 मिनट, योगा और फिजिकल ट्रेनिंग 30 मिनट, आज का अभ्यास यानी आज हमने क्या पढ़ा वो 10 मिनट। ऐसे 3 घंटा विद्यालय लगता है। 1989 में विद्यालय 60 विद्यालयों से आरंभ हुआ अभियान वर्तमान में 1 लाख से अधिक विद्यालयों का संचालन कर रहा है। सुविधा की दृष्टि से भारतवर्ष में एफटीएस को 5 जोन में बांटा गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ ईस्ट। इसमें 36 चैप्टर एक्टिवली काम कर रहे हैं। उनके साथ महिला समिति और युवा समिति भी बराबरी से सक्रिय है। ये विद्यालय चलते कैसे हैं? 1 लाख विद्यालय चलाना तो बहुत बड़ा टास्क है। नगर संगठन आर्थिक व व्यवस्था संबंधित जिम्मेदारी उठाता है और ग्राम संगठन संचालन की व्यवस्था। 22,000 रुपए में एक विद्यालय का संचालन होता है, जो कि एक डोनर द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, और इसके संचालन की जिम्मेदारी नगर संगठन की है। नगर के सुप्रसिद्ध उद्योगपति, कर्मठ व चिंतनशील व्यक्ति ही इसकी अगुवाई कर रहे हैं और कार्यकर्ता के रूप में निरंतर सक्रिय हैं। विद्यालय पर दानदाता के नाम की तख्ती होती है। एफटीएस का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में है और विद्यालय के दान पर एटीजी की छूट है। अब नगर से ग्राम तक विद्यालय की एकल व्यवस्था कैसी होती है वो देखिए कि 10 ग्राम पर 1 संच, 10 संच पर 1 अंचल और 3 से 5 अंचल पर 1 चैप्टर। इस तरह कड़ी दर कड़ी व्यवस्था से संचालन होता है, जिससे गांव नगर से जुड़ता है, जिसे पूर्णकालीन कार्यकर्ता निरंतर प्रवास कर विभिन्न जिम्मेदारियां उठाते संभालते हैं। इसकी एकदम बारीक और सूक्ष्म व्यवस्था है। नगर संगठन वन यात्राएं आयोजित कर नगरवासियों को विद्यालय व ग्राम के दर्शन कराता है। स्वयं अवलोकित दृश्य ही नगरवासियों के विश्वास का आधार होता है, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। दानदाता के रूप में जुड़े व्यक्ति भावनात्मक लगाव होने पर एकल के कार्यकर्ता के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाते हैं। एकल विद्यालय सिर्फ विद्यालय नहीं चलाता, पंचमुखी शिक्षा द्वारा गांव विकास के लिए एकल के 5 लक्ष्य हैं। 1 शिक्षित भारत, दूसरा स्वस्थ भारत, तीसरा समर्थ भारत, स्वाभिमानी भारत और 5वां संगठित भारत। पहला आयाम शिक्षा है, जिसमें विद्यालय चलते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बात की। उसके बाद दूसरा है आरोग्य। आरोग्य ने स्वास्थ्य के प्रति इंफॉर्मेशन, पौष्टिक आहार। ग्रामवासी कई चीजों से अनजान है, शारीरिक और उनकी घरेलू स्वच्छता, उनका एनीमिया कंट्रोल। क्या हुआ, मेरे लैपटॉप में कुछ है क्या? एक मिनट। घरेलू दवाइयां आरोग्य में आता है। ग्रामीणों के लिए विभिन्न मेडिकल कैंप आयोजित किए जाते हैं। तीसरा है ग्रामोत्थान, जैविक खेती बनाना, वन संरक्षण, खाद बनाना, कंप्यूटर और सिलाई केंद्र देकर ग्रामीणों को स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर बनाना और अपने घर के आगे पोषण वाटिका लगाना, जिसमें वो पौष्टिक चीजें उगाते हैं और खाते हैं। चतुर्थ है जागरण। जागरण का मतलब है राइट्स टू इंफॉर्मेशन, कि हमारे नागरिक संवैधानिक अधिकार क्या हैं, इनकी जानकारी दी जाती है। कंप्यूटर वैन गांव-गांव में भेजकर गांव के आगे खड़ी देती है और बच्चों को डिजिटल शिक्षा इससे दी जाती है। 5वां और बेहद जरूरी आयाम है संस्कार। इन ग्रामों में कोई संत महात्मा का तो पदार्पण होता नहीं है। कुछ बच्चों को अयोध्या व वृंदावन, राम कथा व कृष्ण कथा की शिक्षा के लिए वहां स्थापित संस्कार केंद्रों में भेजा जाता है। ये अपने ग्राम में आकर संध्या समय कथा व कीर्तन करते हैं, जिसके प्रभाव से मदिरा पान छूट जाता है। ये था एफटीएस जैसी विशाल संगठन का संक्षिप्त परिचय। राष्ट्रीय महिला समिति के 32 चैप्टर कोरोना काल में पूरी तरह से ग्रामवासियों को सचेत करने में व्यस्त रहे। विद्यालय संचालन तो देखिए अभी भी प्रभावित है। आपसे अनुरोध है कि आप इस संगठन रूपी जन आंदोलन से जुड़िए व एक सहयोग रूपी राशि या अपनी सेवा रूपी आहुति इस राष्ट्र उत्थान के हवन में दीजिए,
ताकि आपका भी सहयोग हमें मिले। जय भारत, जय एकल, धन्यवाद।